हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्स फिजिक्स। तो पिछले लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। और उसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि भाई व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। आज जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग देखेंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और डिफरेंट चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने उसको क्यू बोल दिया, तो मेरे पास कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अपन डिफाइन करते हैं? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है फील्ड। फील्ड मतलब होता है कोई रीजन, कोई एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज पार्टिकल, the region surrounding a charge particle or distribution of charge particle where electric effect can be observed is called electric field। चार्ज पार्टिकल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के आसपास का वो रीजन या वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकें, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल से डायरेक्टली इंटरेक्ट तो कर नहीं सकता है ना। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल से डायरेक्ट इंटरेक्ट तो कर नहीं सकता है, तो क्या करता है, एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं उसके थ्रू वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं फिर वो दूसरे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करती हैं, उस पर फोर्स लगाती हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सोर्स चार्ज होता है वो कभी भी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। जो सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पे कभी भी फोर्स नहीं लगाती हैं। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि भाई पहला क्वेश्चन था कि एक चार्ज पार्टिकल को कैसे पता चलता है कि उसके सराउंडिंग में दूसरा चार्ज पार्टिकल है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कैसे फोर्स लगाता है। तो इसका आंसर है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा जाता है। तो अब देखते हैं मैथमेटिकली। तो मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज Q था, ठीक है, अपने पास कोई चार्ज Q था, और अपन को यहाँ पर इससे R डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि भाई इसकी वजह से इस पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी जेब में से एक चार्ज निकाला। मेरी जेब में बहुत सारे चार्ज हैं, मैंने अपनी एक जेब में से एक चार्ज निकाला, इसको अपन बोलेंगे टेस्ट चार्ज, और मैंने यहाँ ला के रख दिया। वो टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ ला के रख दिया। ठीक है, दोनों सेम चार्ज हैं, तो क्या होगा, इन्हें फोर्स और रिपल्सन लगेगा, और फोर्स और रिपल्सन इस पर कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, एफ। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से डिफाइन की कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज नथिंग बट फोर्स डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज नथिंग बट फोर्स डिवाइड बाय दैट चार्ज Q। इसमें एक बात हमें याद रखनी है कि जो चार्ज होना चाहिए, ये लिमिट चार्ज मस्ट टेंड टू 0। ये जो टेस्ट चार्ज हमारा ये बहुत कम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज हमारे पास कुछ है तो ये चार्ज इससे ही बड़ा हो जाए, फिर हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से हमें इस पॉइंट पर जाननी है तो अपन क्या करेंगे, इसकी फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स क्या होगी, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ से पता है फोर्स होगी K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर। अपन एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेंगे अपने इस डायरेक्शन में r टू r कैप। ठीक है, तो ये अपनी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसको चार्ज Q से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो Q से Q कट जाएगा मेरे पास, और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। तो आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के चार्ज पर डिपेंड कर रही है, इस टेस्ट चार्ज से उसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को टेस्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात जो याद रखने वाली है, यहाँ पर फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, दूसरी बात,
इसकी एसआई यूनिट देखते हैं अपन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम, है ना। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, है ना। तो सिंपल है, देखिए देखिए कैसे, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी असल में वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वही क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हमने डायरेक्शन भी यहाँ देख ली, ठीक है। यार अभी तक तो हमने जो देखा उसमें क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, कैसे कैसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली। लेकिन यार हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज नहीं किया कि भाई दिखती कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड असल में, अगर हम बनाए इस बोर्ड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा हम लोग लिखते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो चलिए उसे हम ओके, तो अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे विजुलाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वेक्टर्स फॉर्म में कि वेक्टर फॉर्म में कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है +3 कूलाम का, है ना, और एक चार्ज है -1 कूलाम का, एक +3 है और एक -1 है ना। तो अपन को इतना तो पता चल गया यार कि अभी तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस के लिए हमेशा उससे दूर की तरफ होती है और जो माइनस के लिए उसकी तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाएगी और माइनस की तरफ आएगी, इतना तो समझ में आ रहा है। वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² इंटू आर कैप, है ना। तो अगर हम इसके पास पास रहेंगे तो ये R बहुत छोटा होगा, R बहुत छोटा होगा तो E कितनी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर होंगे, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना, पास पास में क्या होगा, बड़ा होगा। तो पास पास में अपन वेक्टर कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ये मेरा एक वेक्टर मान लो, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह, इस तरह, ये और ये, ठीक है। इससे दूर जा रहे हैं, ये डायरेक्शन होगी अपने पास, और मैग्नीट्यूड क्या देगा इसका, ये टेल, ये इसका मैग्नीट्यूड देगा अपन को, ठीक है। पास में चूंकि R बहुत कम होगा इसलिए E बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं थोड़ा से दूर जाता हूँ, अगर मैं इससे दूर जाऊंगा तो R बढ़ेगा तो E कम होगा, है ना। तो E कम होगा तो इसका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। तो थोड़ा छोटा बना दूंगा मैं इसको, थोड़ा छोटा, छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, और यहाँ भी छोटा। फिर मैं और दूर गया, जब मैं और दूर गया तो R और बढ़ा, R और बढ़ेगा तो E और छोटा होगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। तो और छोटा करते हैं अपन, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, छोटा, छोटा और छोटा, ठीक है। फिर मैं और दूर जाऊंगा तो ये एरो और छोटा होगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा, और मैं दूर जाते जाऊंगा तो ये एरो की साइज और छोटी 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 होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर से अपन को फायदा क्या होता है कि एक तो मैग्नीट्यूड भी दिख जाता है और डायरेक्शन तो दिख ही रही है। अब बात आते हैं हम लोग कि -1 पे कैसा दिखेगा। तो देखिए -1 में अपन को जानते हैं कि जो आर कैप होगा वो उल्टी डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएंगे, ये समझ में आ रहा है। जो डायरेक्शन ऑफ एरो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बना लेते हैं, अगेन पास में रहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आर कम होगा। तो यहाँ बना लेते हैं, ये मेरे पास है इस तरह से कुछ, ठीक है। और मैं इसके थोड़ा और दूर जाऊंगा तो आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो भाई और छोटा मैग्नीट्यूड बनाऊंगा मैं, लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड्स -1 ही रहेगा। मैं और दूर जाऊंगा तो और छोटा होगा, और दूर जाऊंगा तो और छोटा होगा, लेकिन डायरेक्शन -1 की तरफ ही रहेगा। तो इस तरह से हम वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास इस रूम में खूब सारे चार्ज हैं, एक नहीं बहुत सारे चार्ज हैं, 1 2 3 4, और प्लस के भी हैं माइनस के भी हैं। और मैंने कहा किसी पॉइंट P पर मुझे इन सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, चलिए वो सीख लेते हैं अपन। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज Q1 है, जिसको मैंने बोल दिया प्लस, एक चार्ज मेरे पास है Q2, इसको बोल दिया मैंने माइनस, इस तरह मेरे पास एक Q3 चार्ज है जो कि प्लस है, और इस तरह बहुत सारे चार्ज है QI, है ना। और मेरे को जानना है कि इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, मैंने आपको कूलाम्स लॉ में बताया था कि खूब सारे चार्ज हैं किसी पॉइंट P पे, मुझे नेट फोर्स निकालनी है उस कूलाम चार्ज की, उन सारे चार्जेस की वजह से। तो क्या करते हैं अपन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक समय पे एक ही चार्ज को देखो और बाकी चार्ज भूल जाओ,
एक बार उसका काम बन गया, फिर उन सब चार्जेस को भूल जाओ, दूसरे चार्ज को देखो, फिर उसको फिर तीसरे को देखो और बाकी सब भूल जाओ। मतलब एक समय पे हमें एक पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको देखता हूँ और भूल जाता हूँ ये चार्ज है या नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, ये नहीं है अभी चार्ज, तो मैं बोलूँगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होगी, दैट इज E1। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि प्लस चार्ज है। अब मैंने इसको देखा Q2 को, तो Q2 क्योंकि निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगी, तो इसकी कैसी बनेगी, इस तरह से कुछ, इसको बोलेंगे अपन E2। फिर मैं क्या करूंगा, Q3 को देखूंगा और बाकी सबको भूल जाऊंगा। तो Q3 पॉजिटिव है तो इससे दूर जाएंगी, इससे दूर जाएंगी, तो E3 हो गया। इस तरह से मेरा EI भी होगा, कुछ खूब सारे होंगे, मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे जानना है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो सिंपल सा मैं क्या लिखूंगा, E नेट इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और जितने भी खूब सारे वेक्टर हैं उन सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं चीज़ को मैं ये +3 और -1 को लेके मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इससे पहले वाले केस में मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, तो एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास क्या था, वो चार्ज यहाँ पर Q1 था, यहाँ मेरे पास Q3 था, और यहाँ मेरे पास Q2 था, और ये माइनस का था। इस पॉइंट पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सुपरपोजिशन से निकालनी थी, दैट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और जितने भी वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे के सारे मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपनी पॉकेट से एक चार्ज निकाला, ठीक है, और इस पॉइंट पे वो चार्ज रख दिया P पे, वो मैंने क्या कर दिया, वो चार्ज इस पॉइंट पे रख दिया, और मैंने बोला इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ दो प्रकार के बच्चे मिलेंगे मुझे। एक बच्चे वो होंगे थोड़े कम समझदार होंगे, वो क्या करेंगे, वो इसकी वजह से इस पे फोर्स लिखेंगे, इसकी वजह से इस पे फोर्स लिखेंगे, इसकी वजह से फोर्स लिखेंगे, और फिर उसको वेक्टरली ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे जो समझदार बच्चे होंगे बोलेंगे यार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही ली, यहाँ पर मेरे को ई नेट तो मिल ही गया इस पॉइंट पे, है ना, ई नेट तो मैंने निकाल ही लिया पहले ही। तो अगर मैंने ई नेट निकाल लिया तो मेरे को पता है ई नेट को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा। तो ये एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर कल को आपने ई नेट निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली उस पॉइंट पे, तो फोर्स निकालने का सीधा तरीका उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा था, हाँ तो देखिए मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है +3 का चार्ज और यहाँ मैं ले लिया -1 का चार्ज, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने आंख बंद करके इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट चूज कर लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, और मैंने बोला कि इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनकी वजह से। तो सिंपल है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, तो अपन बोल लेते ये रहा E1, और माइनस चार्ज की वजह से इसकी तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया E2। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब जगह एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने जनरल किसी पॉइंट के लिए प्रूव कर दिया से। तो मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, ये कंफर्म है। चलिए अब मैं इधर की बात करता हूँ आपसे। तो मान लीजिए मैं बिल्कुल इसके पास आया, -1 के बिल्कुल पास में कोई पॉइंट पकड़ा, बिल्कुल पास में, और मैंने कहा इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अपन कैसे सोचेंगे, मेरे को फॉर्मूला पता है KQ/R²। देखिए इस पॉइंट पे जो R होगी, इसके लिए जो R होगी वो बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी। जब R बहुत छोटी होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी, तो ये भी ऐड होगा इसमें, ये भी ऐड होगा, तो R थोड़ी बढ़ जाएगी, R थोड़ी बढ़ जाएगी, तो जो E होगी इस पॉइंट पे इसकी वजह से वो थोड़ी कम होगी, तो नेट किसकी चलेगी, इसकी चलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत छोटी है तो चलेगी किसकी, इसकी, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ R² है और ऊपर Q है, तो फर्क पड़ता है चार्ज से, ऐसी बात नहीं, मैग्नीट्यूड चार्ज से फर्क पड़ता है, लेकिन नीचे क्या है, R² का टर्म है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अब मैंने क्या करा, मैं बहुत दूर चला गया, मैंने बोला कि बहुत दूर, ये बोर्ड से ही बाहर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो बोर्ड से बाहर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मान लो कि बहुत वेरी फार गया, और मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट, और मैंने बोला इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप मुझे बताएं, ठीक है। अब देखिए
जब मैं बहुत दूर चला गया तो असल में ये डिस्टेंस उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। तरीका नंबर 1 और सबसे आसान, चूंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अपन इसको ओवरऑल एक चार्ज मान सकते हैं जो कि +3 है -1 है, ओवरऑल कितना हो जाएगा +2। तो +2 की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होंगी, उससे दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ जाएंगी ये। या फिर आप ऐसा समझें, आप या ऐसा समझ लें कि भाई ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हम यहाँ देखें r² इसके लिए भी लगभग वही रहेगा और r² इसके लिए भी लगभग वही रहेगा। इनफैक्ट ये ऑब्वियसली ये ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये तो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना, तो ये लगभग वही रहेगा। चलेगी किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है तो ये डोमिनेट करेगा इसके ऊपर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो एक बार इसके पास मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही थी और बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पक्का रही होगी। तो मान लें कि वो पॉइंट ये है। कहने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है इसमें कि अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं, अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होंगी, उनके या तो इधर और या तो उधर, और उसमें भी कहाँ 0 होंगी, जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज के टर्म में सबसे कम होगा। तो ये दोनों अपोजिट साइन के थे, इसलिए इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होंगी, या तो इधर या तो इधर, और उसमें भी कहाँ होंगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ, तो इधर होगा। और मान लें कि अगर ये दोनों सेम साइन के होते हैं, अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होंगी, इनके बीच में, इधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। इसको आप एज इट इज याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चलिए मैंने आपको फीलिंग से बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना बना के बता दिया, लेकिन इसको आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे x पॉइंट ले लें और इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, आप पाएंगे कि वहाँ 0 आ रहा है। लेकिन फिजिक्स जो होता है ना, वो फील करने वाला सब्जेक्ट होता है। जब तक आप उस चीज़ को फिजिक्स के टर्म में नहीं समझेंगे ना, तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी डेप्थ में। मैथमेटिकली तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, तो हमें मैथमेटिकली नहीं फिजिक्स के टर्म में जाना है। इसको मैं और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के टर्म में आपको समझाऊंगा। जब वेक्टर लाइंस के टर्म में समझाऊंगा ना, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं उसको अपन, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने वही केस ले लिया, मेरे पास +3 है और अपने पास -1 है। यहाँ पर अपन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बना लेते हैं। तो पहले मैं इसका बनाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ होंगे, इससे दूर जाएंगे, पास में बहुत बड़े बड़े इसके मैग्नीट्यूड होंगे, और जैसे मैं दूर जाऊँगा इसके मैग्नीट्यूड क्या होते आएंगे, छोटे होते आएंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये छोटे होते आएंगे, यहाँ पर और छोटे होंगे, और दूर जाऊँगा तो इधर के मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, मैं इधर ही के बना रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरा मतलब यहाँ से है, तो मैं और छोटे यहाँ से करूँगा। इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसके बनाता हूँ आपके लिए। तो जब मैं इसके बनाऊंगा तो इसके टूवर्ड्स आएंगे, इसके तरफ आएंगे वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और ये बात भी याद रखिएगा कि अगर इसका मैग्नीट्यूड आपका x है, इस पर्टिकुलर पार्ट का, तो इसके लिए कितना होगा, x/3 होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मैं वही ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1/3 हो जाएगा, है ना। तो इसके डायरेक्शन वेक्टर कितना होगा, थोड़ा छोटा होगा। और दूर जाऊंगा तो और छोटे होते जाएंगे, ठीक है, और छोटे, और दूर जाऊंगा तो और छोटे होते आएंगे, सॉरी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्लियरली इस पर्टिकुलर पार्ट में देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर पार्ट में सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की। तो यहाँ देखिएगा, ये अपने पास इधर आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड छोटा होता जा रहा है इनका, ठीक है। और ये देखिएगा, ये वाले जो वेक्टर्स हैं अपने पास, ये वाले जो वेक्टर्स हैं, ये धीरे धीरे छोटे होंगे और इनकी डायरेक्शन ऐसी होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इनका मैग्नीट्यूड और इस रेड वाले का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये वाला पार्ट में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी।
इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और बाकी ये अपने आगे निकल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये लाल वाले भी रहेंगे, लेकिन लाल वाले का मैग्नीट्यूड अभी भी और छोटा हो जाएगा, थोड़ा और छोटा रहेगा, अभी ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो अभी किसकी चलेगी, इसकी चलेगी, तो ये असल में आगे रह जाएंगे। यही तो हमने देखा था कि वेरी फार जाते हैं तो चलती किसकी है, इसकी, वही चल रही है। और किसी बीच में रहते हैं तो दोनों के साइन, दोनों के वेक्टर अपोजिट हो जाते हैं और मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है, इसलिए E0 आ जाता है। ये हमने विजुलाइज करके देखा। ठीक है, अभी तक हम लोग ने देख लिया कि भाई जो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बार बार बनाना बड़ा टफ हो जाता है भाई, बार बार वेक्टर इस फॉर्म में बनाना बड़ा टफ हो जाता है। इसको और अच्छे से आसान से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा करते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में करके दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे आप समझ सकते हैं और अच्छे से इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो प्लस चार्ज है वो एयर ब्लोअर है। प्लस चार्ज क्या करेगा, हवा को फेंकेगा। ठीक है, और जो माइनस चार्ज होगा वो हवा को सक करेगा। प्लस चार्ज हवा को फेंक रहा है, माइनस चार्ज हवा को सक कर रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अपन देखते हैं अभी। ठीक है, तो मैंने फिर से वही +3 ले लिया और फिर से मैंने वही -1 ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे कैसे करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में करूँगा। मैंने बोला था आप प्लस चार्ज को कैसे समझिए, एयर ब्लोअर की तरह जो हवा फेंकेगा, और माइनस कैसे समझिए, एयर सकर की तरह जो एयर को सक करेगा। ठीक है, तो ये हवा को फेंकेगा तो कैसे फेंकेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस डायरेक्शन में कुछ फेंकेगा ऐसे। ठीक है, और ये क्या करेगा, हवा को सक करेगा। ये क्या करेगा, हवा को सक करेगा। तो देखिए इधर की हवा को सक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो इधर जो हवा फेंक रहा होगा ये वाला चार्ज पार्टिकल, ये इसको क्या कर लेगा, सक कर लेगा। तो इसको ये सक कर लेगा इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर पार्ट वाली जो हवा निकल रही होगी वो इसको सक कर लेगा। लेकिन ये भी कंफर्म है कि चूंकि ये +3 है और ये -1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो असल में ये ज़्यादा हवा फेंक रहा होगा, मतलब ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसके टर्म में। तो ये सारी की सारी इसकी लाइंस को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो कुछ को कर पाएगा ये, और कुछ निकल जाएंगी इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी कुछ हवा होगी, तो ये यहाँ से भी इसको सक करना स्टार्ट होगा, करेगा। तो ये कुछ आपको डायग्राम यहाँ दिखेगा। क्लियर है? ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में इसको बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास दोनों सेम चार्ज है, मेरे पास यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। उसके लिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है। तो अब दोनों क्या करेंगे, हवा को ब्लो करेंगे, दोनों हवा फेंकेंगे, ये भी हवा फेंकेगा, ये भी हवा फेंकेगा। तो ये हवा फेंकेगा तो ये तो चलो ऐसा फेंक लेगा, इधर इधर तो समझ में आ रहा है कि इधर तो आसान सा है, इधर हवा फेंकेगा इस तरह, ये उधर हवा ऐसे फेंकेगा। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी इनके बीच की, जब बात आएगी इनके बीच की, तो कैसा होगा, ये भी हवा ब्लो कर रहा है, ये भी हवा ब्लो कर रहा है, तो हवा ऐसी जाएगी, ऐसी एक दूसरे को हटा एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करेगी। तो पुश करेगी तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो इधर क्या होगा, दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो हवा ऐसे जाएगी, ऐसा। तो ये कैसे जाएगा, ऐसा ऐसा। सिमिलरली नीचे भी यही होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि प्लस चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। तो मैंने आपको प्रूफ बोला था कि जब दोनों चार्ज सेम होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 होती है, और अपोजिट होते हैं तो बीच में 0 नहीं होती, या इधर या इधर। और कहाँ होती है, जहाँ मैग्नीट्यूड कम होता है। तो ये हमने देख ली कि कैसे हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल से हम लोग कम से कम 8 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और 8 की 8 आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग वो लोग। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना। अपन ने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे पॉइंट चूज कर लिया, उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे ना, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी असल में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे। तो दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी,
ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ चूज़ कर लिया, ये वाला पॉइंट यहाँ मैंने चूज़ कर लिया। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो इस तरह से दिखेगी और यही टेंजेंट क्या होगी मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने अपनी पॉकेट से फिर से एक चार्ज निकाला और वो चार्ज फ्री टू मूव है और मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो इसका पाथ क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मूव करेगा, रोलर कोस्टर की तरह क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसका एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जैसे बनेंगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने एक कंडक्टिंग बलून लिया, क्या लिया, कंडक्टिंग बलून, मैंने कंडक्टिंग बलून लिया और उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, है ना, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो पता है कैसे मूव करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे मूव कर रही है, इस तरह से कुछ मूव कर रही है। तो आप इसको देखोगे कि जब ये इसके पास आएगा तो रिपल्सन फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा तो ये भागेगा 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 भागेगा, किसके पाथ में भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में भागेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में भागेगा, यहाँ भागेगा, इसे टच होगा, इसे टच होगा तो प्लस चार्ज लूज करेगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा तो फिर से रिपल्सन आएगा, तो फिर इधर भागेगा, फिर से सेम फिनोमेना यही। तो आप देखोगे कि ये बलून है इधर इधर ऐसे भागेगा और ये किसकी डायरेक्शन भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पहली क्या है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट डाले तो वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से ऑरिजिनेट होती हैं उससे दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज पे उसकी तरफ आती हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि ये बीच में कहीं रुक नहीं जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बीच में खत्म हो गई इसी पॉइंट पे, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो इतनी बना दी इसको ले थोड़ा ना, इस पॉइंट पे खत्म हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर प्लस से ऑरिजिनेट हुई हैं और प्लस से दूर जा रही हैं तो खत्म कहाँ होंगी, नेगेटिव चार्ज पे ही होंगी। वो चाहे कहीं भी मिले लेकिन खत्म नेगेटिव चार्ज पे ही होंगी, बीच में कहीं रुक नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाकर रुक जाएंगी, वो यहाँ से जाती जाएंगी कब तक, जब तक कोई से नेगेटिव चार्ज ना मिल जाए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी उसके चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मान लीजिए मेरे पास एक +3 कूलम का चार्ज था और एक +1 कूलम का चार्ज था। मैंने बोला इससे जो है मेरे पास 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जा रही थी। ठीक है, मैंने बोला +1 पर कितनी जाएंगी, तो अगर इसमें इसका मैग्नीट्यूड तिगुना है और इस पर 12 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी तो इस पर कितनी जाएंगी, सिर्फ 4, तो इससे कितनी निकलेंगी, 4। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती साहब, क्योंकि मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उस पॉइंट पे हमारे पास 2 टेंजेंट होंगी और 2 टेंजेंट क्या दिखाएंगी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, हमें 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, इसलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तीसरी बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम उन फील्ड को कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, पैरेलल हो और उनके बीच की डिस्टेंस कैसी हो, सेम हो। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी होगी, 5वीं प्रॉपर्टी। 6वीं प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकती। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकली तो घूम के प्लस पे वापस थोड़ी ना खत्म होगी, कहाँ पे खत्म होगी, माइनस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो गिव अस द इंडिकेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। इतना समझ लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस वो सर्फेस होते हैं जिस पे हर पार्ट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है,
ये अभी एज इट इज़ आप याद करिए, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सबको सारी प्रॉपर्टी के साथ बता दूँ, बाकी कुछ प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेनेशन होगा मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। ये भी मैं आपको पोटेंशियल जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पानी गिरता है वो कैसे गिरता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, नीचे से ऊपर तो नहीं भाग जाता है। तो क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सिमिलरली ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी भागती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, कोई क्या है मेरे पास कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है मेरे पास। तो इस चार्ज कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ना वो इसके सरफेस के हमेशा कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस सरफेस के कैसे होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ से निकलेंगी तो ये कैसे होंगी, परपेंडिकुलर। तो हमेशा हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑरिजिनेट और एंड परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर। कंडक्टर से हमेशा कैसे होती है, या तो परपेंडिकुलर निकलेंगी या तो परपेंडिकुलर आएंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन तो ये हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमने दो पार्ट का कवर कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे। टोटल हम यहाँ पर 8 केस स्टडी करेंगे, 8 पार्ट पढ़ेंगे और सारे के सारे पार्ट आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर कोई अभी सुबह 4 बजे भी उठा के आपको बोल दे कि भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से, तो आपको उसका रिजल्ट याद होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अब अपन देखते हैं कि पहला अपन लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अपने पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से मेरे को r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट P पर मुझे बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी। सिंपल है, मैंने जेम से एक क्या निकाला, टेस्ट चार्ज निकाला और यहाँ पर रख दिया Q। सेम चार्ज है, क्या होंगी, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, इस फोर्स को बोलता हूँ F। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है, हाँ मेरे को इसकी वैल्यू पता है, F इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर। सिंपल है। एक यूनिट वेक्टर लेता हूँ इस डायरेक्शन में मैं, r कैप, तो इसको लिख देता हूँ r कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज q। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो q से q कट जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा k कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। जिसको अपन को याद कर लेना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k की अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। r कैप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए। आप मैग्नीट्यूड याद करना है तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो आंसर क्या आता है, k की अपॉन r स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब अपन देखेंगे नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। बोले तो अपने पास क्या है, एक लाइन है, एक स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस 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 प्लस। इस तरह से अपने पास एक फाइनाइट वायर है और फाइनाइट वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इससे पहले मैं आपको 3 चीज़ बताना चाहूँगा। पहली चीज़, हमारे पास यहाँ 3 चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको अपन लिखते हैं लैम्डा। क्या लिखते हैं, लैम्डा। ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको लिए बोलते हैं अपन सिग्मा। और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं अपन रो, ठीक है। तीनों की वैल्यू क्या होती है, दैट इज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। चार्ज को अपन लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो क्या दे देगा अपन को, लैम्डा। और एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो क्या कर देगा अपन को, सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q अपॉन टोटल एरिया। रो, एक वॉल्यूम में टोटल चार्ज है अपने पास Q, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, दैट विल गिव अस रो। रो क्या देगा अपन ने, Q अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चूंकि ये लाइन चार्ज है तो उसके पास क्या होगा, लैम्डा। तो मान लेते हैं इसका लैम्डा है, मतलब लैम्डा मतलब क्या हो गया, इस पर टोटल चार्ज Q है, उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। मेरा मकसद क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इससे r डिस्टेंस इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो मान लेता हूँ मैं कि भाई ये वाला पॉइंट इसका इससे अल्फा एंगल बना रहा है और ये वाला पॉइंट इससे एंगल बीटा बना रहा है, सही है।
इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, कभी भी हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? तरीका ये होता है कि हम इसमें एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसकी वजह से हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और फिर उसको पूरे पूरे के पूरे क्या क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे के लिए। तो अपन क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया। तो मैं क्या किया, मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया। यहाँ पर मैं यहाँ x डिस्टेंस पे गया और मैंने इस पर dx का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। अब छोटे से पार्ट में कुछ चार्ज भी होगा, तो अपन ने बोल दिया इस पर चार्ज कितना है, dq है। ठीक है, इस छोटे से पार्ट को आप पॉइंट चार्ज की तरह मान लीजिए, है ना। और पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे पता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज d इंटू ई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। ठीक है, सिंपल। अपन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा अपने पास, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास डी साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको, ये वाला कंपोनेंट जो है इसके पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट क्या है, इसके पैरेलल है। तो अपन क्या बोलेंगे इसे, ई पैरेलल, ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया। और ये वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसे, ई परपेंडिकुलर। तो अपन को दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक ई परपेंडिकुलर निकालना है और एक ई पैरेलल निकालना है। तो एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ई पैरेलल निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डी। तो डी क्या होगा मेरे पास, मुझे पता है डी सिंपल सा क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के चार्ज डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस वहाँ पे आर होगी, इसको आर मत बोलिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको अपन वाई बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, मेरे को सबसे पहले डी क्यू जानना है। तो डी क्यू क्या होता है मेरे पास, मेरे को पता है कि भाई इसमें मेरे को चार्ज निकालना है। तो मेरे को लैम्डा क्या पता है, लैम्डा क्या देता है मुझे, कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो अगर मैं इस लैम्डा को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितना चार्ज है। ठीक है, तो अपन इसको तो अपन डी क्यू क्या लिखेंगे, डी क्यू इज नथिंग बट लैम्डा इंटू डी एक्स। इसको यहाँ भर देते हैं। अच्छा, वाई क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, के लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास डी आ गया। मेरे को ये निकालना है, तो मैं साइन डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि ई पैरेलल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। ठीक है, करते हैं इसको। डी को यहाँ लिख दूंगा के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक मेरे पास dx वेरिएबल है और एक थीटा वेरिएबल है, दोनों वेरी कर रहे हैं। हम लोग 12th में इंटीग्रेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़ते हैं, हमें क्या है, एक वेरिएबल में इंटीग्रेशन करना आता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो अपन x में कन्वर्ट कर लें या तो थीटा में कन्वर्ट कर लें, लेकिन मेरे को लास्ट में आंसर किस में चाहिए, थीटा में चाहिए। तो मैं थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, सिंपल है। मेरे को पता है कि भाई ये जो थीटा है इसको मैं लिख दूंगा टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन आर। ठीक है, इसको इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आर टेन थीटा। दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, आर कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरे पास डी एक्स क्या आ गया यहाँ से, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, ये मैं डी एक्स यहाँ रख दूंगा और x, ये वाला x मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास इक्वेशन थी ये वाली डी ई साइन थीटा, तो मेरे पास बन जाएगी क्या,
के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और मैंने डी एक्स बता दिया था, डी एक्स मेरे पास क्या है, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं फटाफट। तो अपने पास हो जाएगा के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा अपॉन, मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, मेरे पास x बराबर था आर टेन थीटा। इसको यहाँ रखूंगा तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अपन अब उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से लेके अल्फा तक, माइनस बीटा से लेके अल्फा तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है मेरे पास, के लैम्डा अपॉन आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और यहाँ लिख दूंगा माइनस बीटा से लेके अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा कि ई पैरेलल इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ई पैरेलल मेरे पास क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब उनको क्या निकालना है, ई परपेंडिकुलर। बिल्कुल सेम मेथड यूज करेंगे। देखिए ई परपेंडिकुलर क्या है, सिर्फ कॉस थीटा में अंतर है हमारे पास, बाकी डी तो मेरे पास एज इट इज रहेगा। तो बस अंतर कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बस, है ना। बाकी सब सेम टू सेम चलेगा, ये भी वही है, ये भी वही है। अंतर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेरे पास क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करूँगा माइनस बीटा से लेके अल्फा तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मेरे को पता है साइन थीटा, तो आंसर आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा माइनस बीटा से लेके अल्फा, है ना। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे अल्फा से लेके माइनस बीटा। ठीक है, तो ये जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन बीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा, ये अल्फा है सॉरी, अल्फा प्लस साइन बीटा। ये क्या आ गया मेरे पास, ई परपेंडिकुलर। तो मेरे पास दो निकल गए, ई पैरेलल क्या है, ई पैरेलल है मेरे पास के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और ई परपेंडिकुलर मेरे पास के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये दोनों आपको एज इट इज याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनके थोड़े स्पेशल केस दो देखेंगे अपन में। क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं क्लास। तो अपन को पता था कि भाई अभी अपने पास क्या था, फाइनाइट लेंथ की थी, अभी अपने पास क्या था, फाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर था, ये फाइनाइट लेंथ का था। मान लीजिए मैं इसे बड़ा करते करते इनफाइनाइट कर दिया, ऊपर भी मैंने इसको बड़ा कर दिया इनफाइनाइट, और नीचे भी क्या कर दिया इनफाइनाइट। तो क्या बन गया, इनफाइनाइट वायर बन गया। और मैं जानना चाहता हूँ कि इनफाइनाइट वायर के आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए मेरे पास दो फॉर्मूले थे, ई परपेंडिकुलर मेरे पास था के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई पैरेलल मेरे पास था के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, राइट। अब देखिए चेंज कहाँ आया, जब मैंने इसको इनफाइनाइट किया तो जो ये एंगल बन रहा था मेरे पास, ये जो एंगल बन रहा था मेरे पास अल्फा, ये बड़ा होता गया। जब इनफाइनाइट होगा तो लगभग ये 90 को अप्रोच कर जाएगा। लगभग कैसा हो जाएगा, 90 को अप्रोच करेगा। 90 थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन लगभग 90 को अप्रोच कर जाएगा। उसी तरह सेम टू सेम बीटा भी 90 को अप्रोच कर जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं अल्फा 90 हो गया और बीटा भी कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ भी 90 रखो और यहाँ भी 90 रखो। कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये असल में कितना आ गया, ई पैरेलल 0। तो अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट वायर के लिए पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मतलब इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। कैसे होगी, सिर्फ परपेंडिकुलर होगी। और कितनी होगी, ये देखिए साइन 91 ओवरऑल 2 हो गया। तो ई परपेंडिकुलर हमारे पास आ गई
2k लैम्डा अपॉन r। इसको अपन को याद कर लेना है और इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए कि अब मैंने क्या किया, इसको सेमी इनफाइनाइट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या किया मैंने, नीचे वाला तो फाइनाइट रहने दिया और ऊपर वाले से मैंने इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, फर्क कहाँ होगा, अब देखिए यहाँ देखिए, अब मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला एंगल होगा ये तो अभी भी एंगल 90 होगा, तो जो अल्फा होगा वो अभी भी किसको टेंड करेगा, 90 को। लेकिन जो बीटा एंगल हो जाएगा असल में, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो बीटा एंगल कितना हो गया, 0। बीटा कितना हो गया, 0। यहाँ वैल्यू भर देते हैं अपन। परपेंडिकुलर जब भरेंगे तो ये 90, ये 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो ई परपेंडिकुलर अपने पास आ गया k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, ई पैरेलल बीटा कितना हो गया मेरे पास 0 और अल्फा कितना हो गया मेरे पास 90। 90 की वैल्यू 0 होती है, बीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, ई पैरेलल k लैम्डा अपॉन r। मतलब कि सेमी इनफाइनाइट केस में हमारे पास ई पैरेलल भी होता है और ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल भी होता है, ई परपेंडिकुलर भी होता है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, k लैम्डा r, k लैम्डा अपॉन r डिवाइड बाय k लैम्डा अपॉन r। ये क्लियर है। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पे अपन रिंग के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।